हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितना भी आपका एथिक्स का अमेंडमेंट वाला पार्ट है आपके जून 2021 एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। बाकी मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी वीडियो में दे दिया, लेकिन ये फिर भी मैं वीडियो बना रहा था फेस वाली, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। ठीक है, स्टार्ट करें। डन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितना भी आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना। जितना भी आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट है एथिक्स का, जो कि आपकी प्रोफेशनल में ओल्ड सिलेबस में है जून 2021 एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी अगस्त में होने वाले हैं, ठीक है। उनका जितना भी अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो मैंने सप्लीमेंट देखे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये 18 पेज में है, जो कि एज अमेंडमेंट तो ज़्यादा ही है एक तरीके से देखो तो। लेकिन उसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो जो चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट है, उनकी मैंने पीपीटी बना ली है। मैंने हैंड रिटन नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे भी समझ नहीं आती कभी कभी, है ना, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हो आप बात को। इसलिए मैंने ये पीपीटी बना ली। आपको जो नोट्स बनाने हैं आप इसी से बना लेना, हैंड टू हैंड। मैं ज़्यादा तेज नहीं बताऊंगा, कंप्लीटली आपको बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने सब कुछ कवर किया है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अमेंडमेंट शुरू करने से पहले आप एक चीज़ और सुन लीजिए मेरी, ठीक है। मैंने आपका जो एथिक्स में 50 मार्क्स का पोर्शन है उसकी एक मैराथन बना दी है। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, आपको भी ऊपर भी मिल जाएगा, या आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि वो 50 मार्क्स की जो हमारी मैराथन है उसको कवर कर लेना इस अमेंडमेंट के साथ ही, ताकि अमेंडमेंट करने के साथ ही, और वो मैक्सिमम कितने घंटे की है, वो 2.5 घंटे की मैक्सिमम है। 2.5 घंटे में आपके अगर 50 नंबर सिक्योर हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। और ये बता रहा हूँ मैं कि पिछली बार की जो मैराथन थी वो थोड़ी जल्दी करके बनाई गई थी, ठीक है। इस बार बहुत सही से बनाई गई है, मतलब कंप्लीट चीज़ों को कवर किया गया है। जो चैप्टर पहले 10-12 मिनट में करते थे, इस बार आधा घंटे तक एक चैप्टर में लगा है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले आप मैराथन देख लो, देन ये अमेंडमेंट करना, ताकि आपको 3 घंटे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे 50 मार्क्स यानी 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी इसके बाद की जो आपकी वीडियो आएगी, यानी कि जिसके अंदर और पार्ट्स है, वो कुछ मैं उठाऊंगा जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई, क्योंकि जिनमें अमेंडमेंट नहीं है उनमें दोबारा से मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अमेंडमेंट के साथ में ही वो 50 नंबर की मैराथन भी देख के ख़त्म करो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अभी अमेंडमेंट वाला पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो ये आपके जून 2021 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो भी आपका अगस्त में हो रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं किस किस चैप्टर्स में अमेंडमेंट आई है। जो आपकी अमेंडमेंट आई है वो मेनली 3 चैप्टर में आई है, यानी इसके अलावा अगर आप जो अदर चैप्टर है ना वो आप सेम भी करोगे ना, यानी मेरी पिछली वीडियो से भी अगर उनको कवर करोगे तो वो सही है, उसमें मतलब कि इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अमेंडमेंट तो इन्हीं 3 में है ना, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 13 में, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लो कि किस चैप्टर्स में अमेंडमेंट है, ठीक है। डन, आगे बढ़े। चलो, अब बात करते हैं चैप्टर 3 में अमेंडमेंट क्या है। जो मेनली अमेंडमेंट जो है इसके अंदर, ये है आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि आपका चैप्टर 3 है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि नया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड लेके आ गया, ये फिनिश लिस्टेड कंपनीज के लिए। अब आप बोलोगे फिनिश लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है। फिनिश लिस्टेड कंपनीज जो है आपकी, जो नैस्डैक में की स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्ट है उसको फिनिश लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। यानी कि फिनिश, ये फिनलैंड की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, उनको फिनिश लिस्टेड कंपनीज बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उनका पहला गवर्नेंस कोड था 2015 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, ठीक है। अब ये 2015 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड रिप्लेस हो चुके हैं 2020 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड से, ठीक है। डन। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ यही याद करना है, जो फिनिश लिस्टेड कंपनीज का मतलब है जो फिनलैंड के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज है, इंडियन लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं ना, ऐसे फिनिश लिस्टेड कंपनीज का मतलब है जो फिनलैंड के अंदर लिस्टेड कंपनीज है आपकी, ठीक है ना। और जो इसके अंदर अमेंडमेंट आई है ना, 2015 वाला जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है इन्होंने चेंज कर दिया है, और 2020 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ये ले आए हैं। यानी कि जो भी अमेंडमेंट आई है इसका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, ये फिनिश लिस्टेड कंपनीज की बात कर रही है।
इसलिए देखो, इस चीज़ को देखते हुए सिर्फ आप ये चीज़ सोच सकते हो कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मेनली पता क्या चला, ये पैंडेमिक सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है फिलहाल, ठीक है, इसमें आपका एग्जामिनर फोकस करेगा जो आपकी रिसेंट अमेंडमेंट आपके इंडिया से रिलेटेड है, वो उनको कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखो कि नया, आपको जो 2-4 चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2015 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आपका चेंज होके 2020 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड होके, और फिनिश लिस्टेड कंपनी से मतलब जो फिनलैंड में लिस्टेड कंपनीज है उनको फिनिश लिस्टेड कंपनीज यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। डन। इसके अंदर की चेंजेस क्या क्या है? रेम्यूनरेशन रिपोर्टिंग से रिलेटेड ये चेंजेस लेके आए हैं, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चेंजेस लेके आए हैं, और आपकी ऑडिट कमेटी से रिलेटेड भी ये चेंजेस ले, यानी मेन उन्होंने 3 चीज पे फोकस किया है, आपकी रेम्यूनरेशन रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड ऑडिट कमेटी। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन से रिलेटेड इनके यहाँ पर चेंज क्या है, ठीक है। Remuneration policy and report only concern the company's board of director, supervisory board, if any, and the managing director and the deputy managing director. It is not recommended that the management team remuneration will be addressed in the remuneration policy or remuneration report. ठीक, अब इन्होंने ये कहा कि जो रेमुनरेशन की रिपोर्टिंग होती है, जो रेमुनरेशन की आप पॉलिसी बनाओगे या फिर रिपोर्ट करोगे रेमुनरेशन को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ जो कंसर्न होगा ना, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सुपरवाइजरी बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके अलावा कोई और के लिए आपका ना ही रेमुनरेशन पॉलिसी बनेगी और ना ही आपको रेमुनरेशन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। चलो डन। कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द फर्स्ट न्यू रेमुनरेशन प्रोसेस रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनीज को, यानी कि जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यानी कि कैलेंडर ईयर होता है ना इनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनके यहाँ चलता है आपका कैलेंडर ईयर। तो यानी 31 दिसंबर 2019 को जो क्लोजिंग ईयर है उसमें आपको डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है इस पॉलिसी को। अब 1 जनवरी से जो ये वाला साल शुरू हुआ है, यानी ये 31 दिसंबर को खत्म होगा आपका साल, इसमें आपको इसको डिस्क्लोज करने की नीड है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता चुका कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर ये बिगिनिंग हो रहा है आपकी 1 जनवरी 2020 से, जिसको हमारे यहाँ पे कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ये साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2020 को, यानी जो इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग होगी वो 2021 में होगी इस वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चले आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें जो नेक्स्ट आपकी अमेंडमेंट है वो है इसी चैप्टर में, यानी कि इसी वाले कोड की बात चल रही है अभी, प्रपोजल टू इलेक्ट बोर्ड मेंबर एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट इंडिपेंडेंस। इन्होंने कुछ प्रोसीजर बताया है जिससे आप इंडिपेंडेंस चेक करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर को इलेक्ट करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड इवैल्यूएट द इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल री evaluate the situation every year and the evaluation will be included in the company's CG statement, यानी corporate governance के statement में, ठीक है। Updated evaluation will be published on the company's website if factor affecting the director's independence change during the year। अगर during the year कोई भी चेंज आता है तो आपको अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑडिट कमेटी से रिलेटेड, इसी कोड की अभी बात चल रही है हमारी, ठीक है। कंसर्निंग द कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया है कि जो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, मतलब वो लायक होना चाहिए, और एक्सपर्टीज होनी चाहिए मेंबर्स की। ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो इस लायक भी होने चाहिए, ये नहीं किसी को भी उठाया और बना दिया ऑडिट कमेटी का मेंबर, वो इस लायक भी होना चाहिए कि वो ऑडिट कमेटी वाला जो काम है वो कर सके, ठीक है। चलो, at least one member of the company's audit committee must have the expertise required by law, यानी कि जो भी के ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स होंगे कम से कम उसमें से एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू लॉ उनकी एक्सपर्टीज बताई गई है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। द ऑडिट कमेटी मस्ट हैव सफिशिएंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस टू बी एबल टू चैलेंज एंड इवेल्युएट द कंपनीज इंटरनल अकाउंटिंग फंक्शन and the company's internal and external audit functions,
Due to the mandatory auditing duties, legislation also requires that at least one member of the audit committee must have expertise in accounting or auditing. यानी कि जो ऑडिटेड कमेटी के आपके जो मेंबर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि जो कंपनी के जो इंटरनल अकाउंटिंग फंक्शन है वो उनको मैनेज कर सके, मतलब मैनेज नहीं सुपरवाइज कर सके या फिर वो मॉनिटर कर सके कि ये सही से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन में भी ये अपना पार्टिसिपेट कर सके, ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर जब आपके यहाँ पे आए उसको कोई हेल्प चाहिए, उसको कोई रिक्वायरमेंट है, उसको कोई जानकारी चाहिए, वो आपसे डिमांड कर सके कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन ऑडिट कमेटी को आप बोल सको कि आप इनके साथ डील करो। अगर उन्हें खुद नहीं पता होगा तो वो उनको क्या बता देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कही गई है। चलो ये कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको अपनी जो आपकी अमेंडमेंट की सप्लीमेंट है उसमें देखो तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मेन चीज़ें मैंने उसकी कवर यहाँ पर कर लिया आपकी। आप इसको नोट कर लो, नोट डाउन। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके कैसे भी करके इसको नोट डाउन कर लो, इससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक तो लिखने की हैबिट होगी ड्यूरिंग वीडियो, ठीक है। चलो अब आपका जो जापान का स्टीवार्डशिप कोड है वो भी अमेंडमेंट आई है उसमें भी, ठीक है। Revision to Japan's stewardship code in 2020. The code primarily targets institutional investor investing in Japanese listed shares. ठीक है, ये जो कोड है जो प्राइमरली टारगेट करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को करता है जो कि जापान की लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। On 24 March 2020, Japan's Financial Service Agency finalized the published the second revised version of Japan stewardship code. ठीक है, ये 24 मार्च 2020 को इन्होंने पब्लिश किया था। चलो ये मेनली आपकी जो इसमें अप्रोचेज है ना, वो जो अप्रोच है ना, आप ये अभी इसको मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा जो इस कोड के अप्रोच है वो ये एक तरीके से अभी इन्होंने कंपल्शन के तौर पे नहीं लिया, एक तरीके से एक एडवाइजरी के तौर पे एक कोड है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 3 अप्रोच पे काम करा है, सॉफ्ट लॉ अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट लॉ अप्रोच का मतलब होता है कि जो ये कोड है लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इन्होंने वॉलेंटरी बोला है कि आप इसको एडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। कि अगर ये मान के चलो सॉफ्ट लॉ ना हो के हार्ड लॉ होता है, जिसको मतलब कि ये बोलते हैं कि वो आपके ऊपर बाइंड हो जाता, आप कंपलसरी हो जाते उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। ये सॉफ्ट लॉ अप्रोच का मतलब यहाँ पे यही है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं हो आप इस चीज़ के लिए, अब वॉलेंट्री आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, नहीं करना चाहे ना कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, इसके अंदर आपके रूल्स नहीं है इस कोड के अंदर, इसके अंदर प्रिंसिपल्स है जो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। रूल का मतलब होता है कि आपको ये करो, ठीक है। जो ये कोड है इसके मेन जो अप्रोच है वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। थर्ड चीज कंप्लाई और एक्सप्लेन, या तो आप कंप्लाई कर लो उन प्रिंसिपल्स को, अदरवाइज एक्सप्लेन कर दो कि मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे CSR है, या तो आप एक्सपेंड करो, आपको 2% आपको जो नेट प्रॉफिट का जो करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135, नहीं तो आप एक्सप्लेन करो कि आपने क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो मेनली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है यही है कि ये किन अप्रोचेस पे काम करता है। आपका जापान का स्टीवार्डशिप कोड ये हमारा 3 अप्रोच पे काम करते हैं, सॉफ्ट लॉ, प्रिंसिपल, कंप्लाई और एक्सप्लेन, ठीक है। डन। इसके अंदर मेनली चेंजेस क्या क्या है जो इन्होंने, इसका जो पहला चेंज है जो इन्होंने स्ट्रेस दिया है आपके सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग द ESG फैक्टर, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया। इससे पहले इसके बारे में कोई भी बात नहीं थी, ठीक है। चलो डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस फॉर वोट्स ऑन एजेंडा आइटम्स, इन्होंने एक नई चीज़ को लेकर आए, अगर आप किसी एजेंडे के ऊपर कोई वोट कर रहा है तो उसका रीज़न भी अब मेंशन करना पड़ेगा कि आप यही क्यों, इसी के पक्ष में वोट क्यों कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ एसेट क्लास अदर देन लिस्टेड शेयर्स, इन्होंने जो लिस्टेड शेयर्स है इसके अलावा भी एक एसेट क्लास बनाई है उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। स्टीवार्डशिप एक्टिविटीज ऑफ एसेट ओनर्स सच एज कॉर्पोरेट पेंशन फंड्स, प्रिंसिपल्स अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपका जापान स्टीवार्डशिप कोड यहीं तक था। बाकी देखो आप इसको ना हैंड पेन नोट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसको आप नोट नहीं कर रहे, आप सोच रहे मैं याद रख लूँगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर, भाई ये अमेंडमेंट है, इसमें से एग्जाम में आपके 5 से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको इतना लाइटली लोगे
तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये वीडियो भी देखने का क्या बेनिफिट है फिर? मैंने आप इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए पीपीटी बनाई, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सप्लीमेंट से निकाल के डाली, ठीक है ना। सुबह सुबह उठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि आपको बैठ के इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। और एक चीज़ और कर सकते हो, आप इसको शेयर भी करोगे और बच्चों के साथ में, और साथ में आप एक काम और भी करोगे। आप क्या करोगे, वो 50 नंबर वाली मैराथन भी कंप्लीट करोगे, ताकि आप अभी 3 से 4 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर आप 50 नंबर का कॉन्फिडेंस लेके खड़े हो कि वाह मेरे एथिक्स में 50 का तो मैंने कर लिया। क्योंकि जो मैंने मैराथन है वो 50 नंबर वाली, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया, वो कंप्लीट है आपकी मैराथन, ठीक है। चलिए, अब आता है इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020, ठीक है। In January 2020, the Italian Corporate Governance Committee released the new edition of the Corporate Governance Code. Applies to all companies with share listed on the Italian main market. इन्होंने नया कोड इम्प्लीमेंट किया है जो कि जनवरी 2020 से आपका एप्लीकेबल है, जो कि इटालियन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक। The companies adopting the code are required to apply it starting from the first financial year, the beginning after 31st December 2020, while the disclosure shall be provided in the corporate governance report to be published during 2022, ठीक है। चलिए, क्लियर होगा आपको ये चीज़ कि जिनका भी फाइनेंशियल ईयर आपका 1 जनवरी 2021, ठीक है, से स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने बोला ना कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट बिगिंस आफ्टर 31 दिसंबर 2020, यानी कि 1 जनवरी 2021 से जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, यानी 31 दिसंबर 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसकी पहली रिपोर्ट पब्लिश कब होगी? 2022 में, ठीक है, डन। जो इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, इसके मेनली इन्होंने 6 आर्टिकल के ऊपर फोकस किया है, जो कि 6 आर्टिकल क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, composition of the corporate bodies, functioning of the board of director and the role of the chair, appointment of directors and the board evaluation, remuneration, internal control and risk management system, ठीक है, ठीक है, डन। लेसन 5 बोर्ड इफेक्टिव। अब देखो 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 ये चैप्टर अलग आ गया, यानी कि चैप्टर 3 की आपकी जितनी भी अमेंडमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसको आपने नोट डाउन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई कर लो, थोड़ा बैक जाके कर लो अभी से, अभी हैंड टू हैंड खत्म ही करो ना अमेंडमेंट का, क्यों चक्कर इतना कलेश पालना कि अमेंडमेंट, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर 5 यानी बोर्ड इफेक्टिवनेस में आपका जो ये चैप्टर है इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आई है, ठीक है। आपको रूल 4 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014 का पता है कि क्या है, ठीक है। मैटर्स नोट टू बी डील्ड विद इन ए मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने वो कुछ मैटर्स बताए हैं जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉल की जो मीटिंग होती है उसके अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही उनको आप रेजोल्यूशन पास कर सकते उनके रिगार्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। क्या क्या आइटम्स है वो, ये आपको याद रहने चाहिए। एज ए CS स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो उसमें किस किस आइटम को आप उसमें पास नहीं कर सकते। कल की डेट में आप ट्रेनिंग करोगे या फिर प्रैक्टिस में जाओगे तो आपके सामने मिनट्स आएगी कंपनीज की, आप देखते हो कि उसके अंदर यार इन्होंने क्या किया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ले, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है, और उन्होंने ये वाला आइटम भी उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया हुआ है, ठीक है। वो आइटम्स क्या क्या है? द अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, पहला आइटम की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल में क्या होता है आपके साइन होते हैं, आप उसको डिजिटली साइन नहीं कर सकते, आपको फिजिकली साइन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट को आप अप्रूव नहीं कर सकते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को भी आप अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। द ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग consolidated financial statement if any to be approved by the board under subsection 1 of section 134 of that, ठीक है। चलो, the approval of the matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition and takeover, ठीक है। मेनली ये 5 चीजों के बारे में बात करते हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग है उसके अंदर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो,
और आपके एमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब इसमें अमेंडमेंट क्या आई है, वो मैं बताता हूँ कि अमेंडमेंट क्या आई है। पहले ये था कि आप इसको डील ही नहीं कर सकते थे, अब ये इन्होंने क्या कहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज अ कोरम प्रेजेंस इन ए मीटिंग थ्रू फिजिकल presence ऑफ डायरेक्टर, एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू वीडियो और अदर ऑडियो विजुअल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है, पहले तो ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कर ही नहीं सकते, यानी कोई भी डायरेक्टर नहीं हो सकता, इस चीज़ से इंटरप्रिटेशन आपकी ये निकलते। अब क्या निकल रही है इसमें, इसमें ये निकल रही है कि अगर आपके यहाँ पे कोरम प्रेजेंट है फिजिकली, यानी कि जितनी आपकी कोरम रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जितनी आपकी कोरम रिक्वायर्ड है उतनी आपकी फिजिकली प्रेजेंट है, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन ज्वाइन दैट मीटिंग फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन यू कैन डिस्कस दीज मैटर्स इन दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, देखो मेरी इंग्लिश में इतनी, यार मैं यार क्या है यार, क्या बता रहा हूँ अभी ना, इंग्लिश पे आप ध्यान ना दो, आप मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि मेरा खुद ध्यान उसे इंग्लिश पे चला गया यार मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी उस पर ना ध्यान देके जो मैं आपको अमेंडमेंट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। पहले ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप डील ही नहीं कर सकते, अभी ये है कि अगर आपकी कोरम फिजिकली प्रेजेंट है और बाकी डायरेक्टर कैन ज्वाइन फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड and its power amendment rules 2020 and ending on 30th June 2021. The meeting or matter referred in sub rule it may be held through video conferencing or other audio video according with rule 3, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन इसमें जो करंटली इन्होंने ड्यूरिंग कोविड से रिलेटेड जो आपका आया है उसमें क्या है, for the period beginning from the commencement of the company's meeting of board and its power amendment rules 2020 and ending on 30th June 2021, the meeting on matter referred in the sub rule 1 may be held through video conferencing or other audio visual means in accordance with rule 3. दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इस अमेंडमेंट को बताने में, ठीक है। आपकी जो अमेंडमेंट है ना, ये भी आपके अमेंडमेंट है कि आपके फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी वहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता भी होगा। लेकिन जो ड्यूरिंग कोविड आपको रिलैक्सेशन दी गई, आपको ये रिलैक्सेशन भी दी गई है कि आप 30 जून 2021, यानी कि अभी क्या चल रहा है आपका, अभी जून ही चल रहा है, 30 जून 2021 तक आप इन मैटर्स को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हर जगह लॉकडाउन है, कोई भी आ जा नहीं सकता यहाँ, तो वो कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, इसलिए ये रिलैक्सेशन दी है ड्यू टू कोविड। ये आपकी परमानेंट अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैंने आपका ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेन आपकी वही है कि फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी कोरम, और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 30 जून 2021 के लिए ये है कि अगर आपकी केस स्टडी आ जाए ना इससे रिलेटेड कि वीडियो ऑडियो से आपकी से ये सब चीजें डील हो सकती है, नहीं तो आप कहोगे कि ड्यू टू कोविड रिलैक्सेशन यू कैन डू दिस अप टू 30 जून 2021, ठीक है। ये आपकी मेन अमेंडमेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, आपकी जो लेसन 5 की यानी बॉडी इफेक्टिवनेस की इतनी ही अमेंडमेंट थी, ये केस स्टडी के बेस से आपके पूछेंगे, जो कि मैं कह रहा हूँ 100% पूछेंगे, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, इसको लिखवा लो आप मुझसे आज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपके चैप्टर 13 CSR के अंदर क्या अमेंडमेंट है, ठीक है। 2020 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेंड्स मतलब वो किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं आज के टाइम में, जो आपके इन्होंने 2020 के CSR के जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो हम समझ पाए, एक तो इन्होंने कहा है कि बी ट्रांसपेरेंट एंड थोरो, यानी जो भी आप CSR के अकॉर्डिंग जो भी आप एक्सपेंस करो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी आपको पता ही नहीं कि ये मतलब बताना ही नहीं चाह रहे सही से, किसी को पता ही नहीं चल रहा, कह रहे कि हम कर रहे हैं लेकिन पता चल नहीं रहा कर क्या रहे हो, ठीक है ना। चलो, इन्वॉल्व एम्प्लॉई इन CSR, हमें अपने एम्प्लॉयज को भी CSR की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी आपकी कंपनी के लिए रिस्पेक्ट हो कि हमारी कंपनी CSR में पार्टिसिपेट करती है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी है हमारी, ठीक है। सेंटर बिजनेस एक्टिविटीज अराउंड CSR, यानी कि आप CSR में तो कर रहे हो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम,
और आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे आप इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि जो आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ है उससे भी आप उसके आसपास ही काम करो कि आपको चीज़ों को सही से करना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है, ठीक है। टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिटी वेलबिंग, यानी कि आपको अपनी कम्युनिटी वेलबिंग के लिए मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, डन। जो इम्पैक्ट आया कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, मेरा समझाने का नहीं, आपको पढ़ने का है, ठीक है। चलो भैया ठीक है, जो मेन है मैं आपको वो बता देता हूँ CSR में, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये एक तो आपको ये जरूर नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। और आपका नोट का होने वाला है, अब ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, ठीक है, जो कि आपकी मेन अमेंडमेंट है, सेटिंग ऑफ एक्सेस CSR एक्सपेंडिचर। पहले क्या होता था कि आपका 2% आपको करना पड़ता था, आपके जो एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, उसका आपको 2% CSR एक्टिविटीज में एक्सपेंड करना होता है, 2% और मोर, ठीक है, यानी मिनिमम 2% तो था ही। तो जो आप ज़्यादा कर लेते थे तो वो ज़्यादा मतलब ये नहीं होता था कि आप उसको कहीं एडजस्ट कर लो या सेट ऑफ कर लो अगले साल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो अब ये नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। करंटली एक्सेस CSR स्पेंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर ए थर्ड प्रोविजो हैज बीन एडेड टू सब सेक्शन 5 और सेक्शन 135, ठीक है, एक नया प्रोविजो ऐड करा गया है, whereby if the company spends an amount in excess of 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediate preceding financial year, such company may set off such excess amount against the requirement to spend under this subsection for such number of succeeding financial and in such manner as may be prescribed, ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर आपने सपोज करो आपका फिलहाल इस साल की लाइबिलिटी आ रही है, आपको 10,000 रुपये खर्च करने हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपने खर्च कर दिए 20,000, ठीक है, और अगले साल आपकी लाइबिलिटी है 5,000, तो आपकी सेट ऑफ हो जाएंगे, बच्चे आपके 5,000। अगले साल फिर आपकी 10,000 आई, तो आपने 5,000, तो ये वाले सेट ऑफ हो जाएंगे, 5,000 वो एक्सपेंड कर दो। तो इस तरीके से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, अब पहले नहीं होता था ये चीज़, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कंपनीज दैट स्पेंड मोर देन द मैंडेटरी 2% on CSR in a particular financial year may carry forward it as credit for fulfillment of CSR obligation for the next few years। मैं आपको बता दिया बात, डन। अमेंडमेंट लिंक टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो बनने वाली है या फिर बनेगी, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड होगा, अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मैं आपको मीनिंग बताना चाहूँगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। पहले आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ो अच्छे से, देन मैं आपको उससे लिंक करके बताऊंगा कि ये है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस अमेंडमेंट ऑल्सो अपेयर्स टू टाई इन विद द विजन ऑफ द प्रपोज न्यू सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है, यानी कि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का विजन है कि उन्होंने प्रपोज किया हुआ है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, ठीक है। कंपनीज विच आर स्पेंडिंग मोर देन द मैंडेटरी 2% ऑफ देयर प्री टैक्स प्रॉफिट ऑन CSR may soon be able to trade this excess CSR expenditure, ठीक है। This has also been recommended by market watchdog SEBI's high powered committee on social stock exchange, ठीक है। Under this allowance, companies that are spending more than the limit of the 2% set under section 135 subsection 5 of the Indian Companies Act 2013 can sell or trade this surplus to those companies which have failed to meet their annual quota। अब मैं बता रहा हूँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये अभी नहीं आई है इंडिया में, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये विजन है, मतलब कि ये फ्यूचर में कॉन्सेप्ट आएगा। तो उससे क्या लिंक है इसका, मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने क्या बोला कि आप 2% से ज़्यादा कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर लो, लेकिन अभी इनका विजन है कि हम एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे कि मुझे 10,000 खर्च करने थे, मैंने 20,000 खर्च कर लिए, तो बचे 10,000। कोई ऐसी कंपनी है जिसने खर्च किया ही नहीं कुछ भी, तो वो वहाँ जाके उसको परचेज कर सकती है। परचेज कैसे करेगी, यानी 10,000 जो की है वो उसके शेयर खरीद लेगी, मतलब कि उसको खरीद लेगी उस एक्सपेंडिचर को। तो ऐसे करके डील हुआ करेगा आपके CSR का, यानी कि किसी कंपनी को डायरेक्टली जाके CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की नीड नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी और वहाँ जाके जितनी उसको CSR की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है करने की, वो वहाँ जाके उतने के एक्सपेंडिचर को परचेज कर लेगी, ठीक है,
ठीक है, आप समझ आइए वह सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होगी, फ्यूचर में आएगा कौन सा, अभी नहीं है। मैनेजिंग अनस्पेंड CSR expenditure. This subsection will require companies having ongoing projects to transfer unspent CSR fund with a period of 30 days from the end of the financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for the financial in any scheduled bank to be called the unspent CSR responsibility account, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards CSR within a period of 3 financial year from the date of such transfer। भाई इतनी देर से बोल रहा हूँ, गला भी हो गया, पानी पी लूँ थोड़ा सा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है भाई, ये क्या था कि इसमें आपका क्या होता था कि अगर आप किसी CSR फंड में कोई आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको वो अमाउंट एक्सपेंड करना था बट आप नहीं कर पाए, तो आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विदिन 30 डेज आपको एक स्पेशल अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि आपका जिसको आपको नेशनलाइज जो बैंक है उसके अंदर ओपन करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ठीक है, और विद इन 3 ईयर्स ऑफ ट्रांसफर आपको उसको खत्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, डन। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, पेनल्टी भी आपकी चेंज हो गई, आपको ये भी ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आपका। क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्यू सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 135, इफ ए कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, द कंपनी शैल बी लायबल टू ए, यानी कि आपने या तो स्पेंड नहीं किया या फिर अनस्पेंड को आपने ट्रांसफर नहीं किया स्पेशल अकाउंट में, ठीक है, शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ द ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी जितना आपको अमाउंट ट्रांसफर करना था उसके दुगने की, 2 टाइम्स। ठीक है, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की लग सकती है। ठीक है, और जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में होगा इन सब में, ठीक है, तो उसको उसकी लगेगी 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। चलो ठीक है, और 2 लाख विच एवर इज लेस, यानी कि यहाँ पर जो पेनल्टी है वो 2 लोगों के ऊपर बताई है, जो कि आपके सेक्शन 135 सब सेक्शन 7 के अंदर है। इसके अंदर मेनली अगर आप सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 और 6 फॉलो नहीं करते, 5 में क्या स्पेंड नहीं किया आपने, स्पेंड नहीं किया या फिर अनस्पेंड को आपने ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने नहीं की, तो आपके ऊपर पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी। कितनी? जितना आपको करना था, अगर आपको 10,000 रुपये करने थे तो आपकी पेनल्टी लगी 20,000 और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ठीक है, तो आपकी पेनल्टी लगी 20,000 कंपनी के ऊपर। ठीक है, फिर एक आपका ऑफिसर था, उसका काम था, उसने नहीं किया, आप कह दो क्या मैंने तो किया नहीं यार, ये इसकी थी, हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया था, इसको ऑथराइज कर दिया था, ये इसने नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसके ऊपर पता पेनल्टी कितनी लगेगी, यानी 10,000 ट्रांसफर करने 1/10 यानी कि 1,000 और 2 लाख विच एवर इज लेस, यानी 1,000 पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। अब बात कर लेते थोड़ी बड़ी अमाउंट की, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ की पेनल्टी की बात हो रही, आपको 2 करोड़ स्पेंड करने थे बट आपने नहीं किए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, 2 करोड़ स्पेंड करने थे आपने नहीं किए, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, 2 टाइम्स यानी 4 करोड़ और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, यानी 1 करोड़ की आपकी पेनल्टी लग गई। अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात कर लेते हैं, आपको 2 करोड़ स्पेंड करने थे, उसका 1/10 यानी कि 2 करोड़ का 1/10 हो गया आपका 20 लाख और 2 लाख विच एवर इज लेस, यानी उसके ऊपर लगेगी आपकी 2 लाख की पेनल्टी, मैक्सिमम 2 लाख की ऑफिसर इन डिफॉल्ट की और कंपनी की 1 करोड़ की है। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं CSR कमेटी की। स्मॉलर कंपनी, इसमें CSR कमेटी में क्या आया है, CSR कमेटी पहले सबको बनानी कंपलसरी थी जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होता था। अब इन्होंने क्या कहा कि जिस भी कंपनी, जो भी छोटी कंपनी है जिसकी CSR स्पेंडिंग 50 लाख से कम है, उसको कोई भी नीड नहीं है CSR कमेटी बनाने की, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देंगे। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ सच्ची में इस बार अमेंडमेंट जो आई है ना एथिक्स की, वो इतनी इंपॉर्टेंट आई है कि मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब आया आपका ये अनसर्टेनिटी स्टिल लूम्स फॉर ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। One of the proposal under the Indian Company CSR Policy Rule 2020 was regarding implementation of CSR activities only by the company itself or through a company established under
Section 8 of the Act or any entity established under an Act of Parliament or state legislature. This proposed amendment by interface eliminating public charitable trust and society registered under the Act of 1860 as CSR implementing agencies. अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, ये कोई आपकी अमेंडमेंट नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि आपको CSR स्पेंडिंग के लिए या तो कंपनी खुद करे खर्चा, ठीक है, या कोई सेक्शन 8 वाली कंपनी को दे दे कि भाई आप कर लीजिए खर्चा, ठीक है, या फिर आपके जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी एक्ट है उसके अंदर जो कंपनीज बनी है, एस्टेब्लिशमेंट है, या वो खर्चा करे, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंदर एक्ट 1860, इन सबको CSR इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से अलग कर दो। ये अगर इन्होंने प्रपोज किया तो आने वाले टाइम में हट जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घपला चल रहा है, चीज़ें गलत हो रही है, CSR अच्छे से नहीं हो रहा, वो इसी वजह से हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कर ली या फिर ट्रस्ट बना ली और क्या कर रहे हैं, CSR के पैसे को घुमा रहे हैं उल्टा सीधा, समझ रहे हो। तो ये अभी अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन है। CSR ऑडिट आपका टू इंश्योर दैट द कंपनीज कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर एंड जेन्युइनली स्पेंड द CSR अमाउंट ऑन द एलिजिबल वेलफेयर प्रोजेक्ट, इट इज इम्पेरेटिव टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन CSR स्फीयर। आपको CSR ऑडिट का मतलब पता है कि आप जो मैंने पढ़ के बताई है, ये पता ही है इसको, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट जो है मैं आपको बता देता हूँ। Two other areas, corporate activities requiring compliance need for a dedicated independent professional has been felt in the area social responsibility as well. In this regard, an independent CSR audit review and issue of CSR audit review report by the company secretary in practice shall not only give the existing CSR mechanism must needed support and give necessary comfort to stakeholders, regulator and the society at large that the companies are complying with the legal requirement, but it also will the authentication information about the utilization of CSR fund by the companies in specified CSR activities। भाई इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब ना एक जो CSR की ऑडिट होगी, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट देगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ठीक है। वो सिर्फ जो ऑडिट होगी इस चीज़ की नहीं होगी कि आप लीगली आपने एक्सपेंड किया, यानी कि आपको 2% आपके ऊपर सेक्शन 135 ने एप्लीकेबल किया और आपने कर दिया। सिर्फ ये नहीं होगा, ये इतना भी होगा कि आपने जो स्पेंडिंग की है वो प्रॉपरली की है या नहीं, यानी एक्सपेंडिचर को भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छे से एक्सपेंडिचर किया है या नहीं किया। यानी कि यहाँ पर आपको लीगल ऑडिट के साथ में आपको फाइनेंशियल ऑडिट भी करनी पड़ेगी, जितना उन्होंने अमाउंट बताया वो अच्छे से किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखा दिया कि हमारे पर 1 करोड़ एप्लीकेबल था, 10 लाख हमने आती 10 लाख है, मतलब उसको अमाउंट को दिखा दिया, किया कुछ नहीं। तो आपको ये देखना है कि एक्चुअल में उन्होंने ग्राउंड पे वो काम किए भी है या फिर नहीं किए, ठीक है, ठीक है। यही है इसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर मेन, ठीक है। यही आपकी अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक भी इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 20 नंबर का इन अमेंडमेंट में से आएगा, ठीक है, 20 नंबर का इसमें से आएगा। 50 नंबर का मैंने आपको ये मैराथन करा दी। अगर 10 नंबर का उन चैप्टर्स में भी है ये, तो यानी कि अप्रोक्स 60 मार्क्स का आपका ये मैराथन और अमेंडमेंट करके आपका 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे यार। कोई बुरे है क्या 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपके 60 मार्क्स का अगर मैं करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।